संगवारी हो राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम बनाए बर यात्रा करथन और यही यात्रा आज हमन शुरू करे हन। संगवारी हो बहुत से किसान मन ह पशुपालन करथे और आर्थिक लाभ लेथे, तो वही प्रकार से अलग अलग प्रक्षेत्र बने हैं। वैसने आप मन देखे हो अंजोरा जोन है दुर्ग जिला में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है। संगवारी हो यहाँ उन्नत नस्ल के उन्नत प्रजाति के पशुपालन करे के प्रक्षेत्र बने हैं। वहाँ से आप मन अच्छा जानकारी मिल ही संगवारी हो। यही जानकारी दे बर आज हमन यात्रा ला शुरू करत हन। अब संगवारी हो अंजोरा चलन। देश के मध्य में बसा हरियाली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से सजा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। आज के समय में पारंपरिक पशुपालन अब धीरे धीरे उन्नत दुधारू पशुपालन की ओर बढ़ रहा है, जहां बेहतर नस्ल, वैज्ञानिक पद्धतियां और प्रबंधन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की नई संभावनाएं बन रही है। इन्हीं संभावनाओं और प्रयासों को करीब से समझने के लिए आज हम अपनी कृषि यात्रा के लिए रायपुर शहर से निकलकर दुर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए हमारी यात्रा रुक कर रही है दुर्ग जिले के अंजोरा की ओर। दुर्ग जिले के अंजोरा में स्थित शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, जहां पशुपालन को पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ाकर आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विकसित किया जा रहा है। यहाँ उन्नत तकनीकों के माध्यम से पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। संगवारी हो हमर विशेषज्ञ मन आप मन ला बताथे कि अलग अलग क्षेत्र में आप मन कैसे तरक्की कर सकत हो। जैसे हमारा आज के विषय है कि उन्नत प्रजाति के दुधारू पशुपालन से आर्थिक लाभ आप मन कैसे कमा सकत हो। संगवारी हो अंजोरा के हमर विशेषज्ञ है डॉक्टर तारिणी नायक जी, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न, पशु चिकित्सा सेवाएं, शासकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र अंजोरा जिला दुर्ग के। ओकर से गोड़ बात करबो कि हमर सबसे पहली छत्तीसगढ़ के जो वातावरण है, यहाँ के जो माहौल है, ओकर हिसाब से पशुपालन के या दुधारू पशु के कतेक संभावना है, ओकर का महत्व है, फिर हमला कौन सा नस्ल के पशुपालन कर सकत हन, है ना। ओकर बाद संगवारी पशुपालन को यदि मन लौटत है तो कैसे हमार सुविधा आसपास होना चाहिए, कैसे ओकर शेड निर्माण करना है, का हमला सुविधा रखना है, ये गजब अकन बात है पशुपालन के लिए। तो आओ का कहा थे हमारे विशेषज्ञ, देखो संगवारी हो। छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यह जलवायु स्थानीय और गर्मी सहन करने वाली गायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। इसी कारण छत्तीसगढ़ में कोसली जैसे स्थानीय नस्लें आसानी से पाली जाती है, जो कम संसाधनों में भी रहती है और रोगों के प्रति अधिक सहनशील होती है। इसके साथ ही साहिवाल, गीर और रेड सिंधी जैसी उन्नत नस्लें भी यहाँ की जलवायु में अच्छी तरह अनुकूलित हो जाती है। छत्तीसगढ़ में पशुपालन की अपार संभावनाएं हैं। पशुपालन छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि के अलावा यह दूसरा प्रमुख जरिया है पशुपालकों की आय का। डेयरी पालन, कुक्कुट पालन, शूकर पालन, बकरी पालन, यह सभी ग्रामीणों में स्वरोजगार का मुख्यतः महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रहा है। पशुओं का जो गोबर होता है उससे वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत में 50 से अधिक गौवंशी पशु की ब्रीड रजिस्टर्ड है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यतः दुधारू पशु में साहिवाल और गिर नस्ल का उपयोग किया जाता है। गिर और जो साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं, इनमें मुख्यतः रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अधिक होती है विदेशी नस्लों की तुलना में। दूसरा, इनमें जो गर्मी सहन करने की क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। अगर इसके साहिवाल के गुण के बारे में जानना चाहेंगे या जो बाहर से उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना चाहेंगे, तो इनका जो गलकंबल होता है वो काफ़ी डेवलप होता है। पाँव इनके छोटे होते हैं, सिर चौड़ा होता है और इनकी आँखों में ऐसा लगता है कि जैसा कि काजल लगा हुआ है। हाँ, इनका कुबड़ जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। और दूसरा, इनका जो दूध उत्पादन होता है, दूध उत्पादन 10 से 15 लीटर प्रतिदिन होता है।
इसके दूध में मुख्यतः बीटा कैसीन में A2 बीटा कैसीन पाया जाता है, जिसे हम सामान्यतः बोलते हैं A2 मिल्क, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। संगवारी हो, हमारे कार्यक्रम में देखा था तो आपो मन के मन में विचार आवत हो कि महू पशुपालन करते हो का। तो पशुपालन करते हो संगवारी हो तो पहली बात आते कि हमन पशु ला खरीदबो कहाँ ले, लाबो कहाँ ले, कहाँ मिलते। दुधारू पशु ला लाना है तो संगवारी हो ऐसने पशु ला लाना है तो कैसे प्रकार के पशु लाबो, और लाए के बेरा गाड़ी में लाना है तो उमें का सावधानी रखबो भाई, लायक बेरा हमार गाँव में लाना है दूसर डहाल ले, तो ये सावधानी लाना है और कौन सा पशु लाना है। आवो संगवारी हो हमारे विशेषज्ञ से जानकारी लेता। पशुपालन की बात कर रहे हैं तो इसका एक महत्वपूर्ण चरण है पशुओं की सही खरीदी और उनका प्रारंभिक प्रबंधन। किसी भी पशु को खरीदने से पहले आसपास के पशु चिकित्सकों या अनुभवी पशुपालकों से सलाह लेना बेहद आवश्यक होता है, ताकि नस्ल, स्वास्थ्य और उत्पादकता के बारे में सही जानकारी मिल सके। खरीदते समय पशु की शारीरिक स्थिति, टीकाकरण और दुग्ध क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। पशुपालक अगर कहीं से पशु खरीद कर लाना चाहता है तो सबसे पहले उसे ध्यान देना चाहिए पशु की उम्र। पशु की उम्र हम उनके दांत देखकर कर सकते हैं। दूसरा होता है कि वो किस प्रकार की नस्ल लेकर आना चाहता है, दूध के लिए लेके आना चाहता है, जैसे किस एनवायरनमेंट में, किस जगह के लिए लाना चाहता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के लिए मैंने बताया प्रमुखतः साहिवाल और गिर नस्ल की जो गाय होती हैं वो उपयुक्त होती हैं। उसके बाद आता है कि अगर साहिवाल नस्ल की गाय लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका उसके ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक वो प्योर साहिवाल नस्ल की गाय है कि नहीं, जैसे उसका थन, गलकंबल, कुबड़, उसके पैर, उसका रंग, जैसे साहिवाल नस्ल की गाय का रंग होता है गहरा लाल या फिर भूरा, तो ये हमें ब्रीड के उसके कैरेक्टरिस्टिक देखना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा कि उसमें टीकाकरण सभी तरीके के हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग में अगर परिवहन के समय हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि परिवहन कोशिश करें कि शाम को करें, जिस समय तापमान कम हो जाए। दूसरा, अगर लंबी दूरी के लिए परिवहन करना है तो कम से कम हर 2 से 2 घंटे में रुककर पशु को पानी पिलाना चाहिए। उसके बाद आता है कि अगर कहीं ब्रेकर हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, वहाँ पर पशु की जो गति है उसको धीमी कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर जब हम पहुँच जाएं, जब पशु आ जाए, उसके पहले पशु को परिवहन करने के पहले पशु चिकित्सक के द्वारा एक हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो ज़रूर लेना चाहिए कि पशु परिवहन के लिए उपयुक्त है कि नहीं है। उसके बाद जब हम लेकर पशु को आ जाते हैं तो सबसे पहले उसको गुड़ पानी पिलाना चाहिए, जिससे क्या होता है पशु को तुरंत एनर्जी मिलती है। फिर उसके बाद तुरंत ही हमें जो अपने झुंड में उनको मिलाकर रखना चाहिए, करीब उनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन पीरियड बोलते हैं, जिसमें हम पशु को अलग रखते हैं, जिसमें कि कोई अगर बीमारी हो ये सब का हमें पता चल जाता है, तथा सतत उसको पशु चिकित्सक की निगरानी में रखना चाहिए। करीब क्वारंटाइन पीरियड पूरी होने के बाद ही उसे हमें अपने झुंड में मिलाना चाहिए। पशुपालन में आहार व्यवस्था की सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पशु का स्वास्थ्य और दूध उत्पादन सीधे उसके पोषण पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों की सलाह लेकर पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए, जिसमें हरे चारे, सूखे चारे और सांद्र आहार का उचित मिश्रण शामिल हो। दुग्ध पशुओं के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है, जिससे न केवल दूध उत्पादन बढ़ता है बल्कि पशु भी स्वस्थ रहता है। पशुओं का जो मुख्यतः जो खर्च होता है वो 7 से 70% उसके 7 से 70% उसके पशु आहार पर ही निर्भर होता है। पशु आहार में हमारे 3 मुख्य घटक होते हैं, जैसे कि सूखा चारा, हरा चारा एवं दाना। सूखा चारा में भी 2 प्रकार के सूखा चारा आप देते हैं, जैसे प्यारा कुट्टी हो गया और आपका गेहूं भूसा। चूँकि जो छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा भी कहते हैं, यहाँ जो पैरा है वो भरपूर मात्रा में मिलता है, किंतु पैरे में एक ऑक्सलेट नाम का तत्व होता है जो पशुओं के शरीर के कैल्शियम को बांध देता है, और जो कैल्शियम पशुओं के शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। इसके लिए हम पैरा को यूरिया उपचार कहते हैं। पैरा का यूरिया उपचार करके हम उसे खिला सकते हैं, जिससे कि पशु के दुग्ध उत्पादन में भी एवं शारीरिक वृद्धि भी काफ़ी अच्छे से होती है। पैरा का यूरिया उपचार करने के लिए हमें 1 क्विंटल पैरा में 4 किलोग्राम यूरिया को 50 लीटर में घोल कर 6 इंच की मोटी परत डालकर उसके ऊपर छिड़काव करना होता है। इस प्रकार तह तह करके कम से कम हम 5 से 10 क्विंटल पैरा को उपचारित कर सकते हैं, तथा उसके बाद उसको एक पॉलीथीन से अच्छी तरीके से कवर कर लेना चाहिए, ताकि अंदर वायु प्रवेश ना कर सके। और लगभग 21 दिन के पश्चात
यह पैरा जो रहता है यूरिया उपचारित, वो पशुओं को खिलाने के लिए तैयार रहता है। अगर यह हम पशुओं को 5 से 6 किलो प्रतिदिन खिलाएं तो पशुओं में 1 किलोग्राम तक की दूध में वृद्धि दर्ज की गई है। संगवारी हो, चर्चा अभी और जारी रही, लेकिन बेरा हो गए एक ठन और विराम में लेवत हूँ और देखावत हूँ आप मन ला एक ठन संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो संगवारी हो, संदेश के बाद पुनः चर्चा ला शुरू करन और अगला सवाल हमार विशेषज्ञ से मैं करना चाहता हूँ आप मन डहर ले कि संगवारी हो, यदि मौसम बदल जाते, भाई जड़काला आते तहाने गर्मी आते, गर्मी के बाद बरसात आते। हमार पूरा भारतवर्ष में 3 मौसम आते, लेकिन कई ठन ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ ला देखन संगवारी हो तो गर्मी ज़्यादा पड़ते। तो मौसम परिवर्तन यदि होवा थे तो पशुधन मल्ला कैसे हमन देख रेख करबो, का ओकर विशेष समस्या ला हमन ध्यान रख के अलग अलग प्रकार के ओकर ध्यान रखबो। अलग अलग पशुधन होते संगवारी हो, तो मौसम परिवर्तन में पशुधन ला या दुधारू पशु ला कैसे हम प्रबंधन करबो। आवो का कहा थे हमारा आज के विशेषज्ञ है। बीमारियों की बात करें तो पशुओं में कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। इनमें वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी से होने वाली बीमारियां प्रमुख होती हैं, जैसे मुंह खुर रोग, लंपी स्किन डिजीज, बुखार, दस्त, खुर सड़न, कीड़े लगना और सांस से जुड़ी बीमारियां आमतौर पर पशुओं में पाई जाती है। अगर विशेष रूप से गर्मी के मौसम की बात करें तो इस समय पशुओं में कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे हीट स्ट्रेस, पेट फूलना, आंखों की समस्या, कीट जनित रोग, टिक फीवर जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। गर्मी और नमी के कारण कीड़े मकोड़े और संक्रमण तेजी से फैलते हैं, जिससे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि पशुओं को साफ सुथरी और हवादार जगह पर रखा जाए। मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी से बारिश आती है या बारिश से ठंड आती है या ठंड से गर्मी के मौसम में हम आते हैं, तो कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे गर्मी के मौसम में है, पशुओं को लू से बचाने के लिए जहाँ तक संभव हो पशुओं को 2 बार नहलाना चाहिए। उन्हें पानी जो है 2 से 3 बार उन्हें दिन में पिलाना चाहिए तथा तापमान जो है पानी का 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होना चाहिए। पशुओं को शेड में स्प्रिंकलर लगाकर या थैचिंग की प्रक्रिया द्वारा या जूट के बोरे में पानी छिड़क कर जो पशु आवास का जो तापमान है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा होता है पशुओं को जैसे चरने के लिए हम कहते हैं कि 2 से 3 घंटा मतलब सुबह और करीब 2 घंटा शाम को उन्हें चरने ठंड के समय, ठंड मतलब जिस समय तापमान कम हो, जैसे गर्मियों में सुबह तथा
शाम में 6 से 7 बजे के बीच में 2 घंटे का जो चरने का समय होता है, जिससे उनकी जो शरीर की जो मांसपेशियां की एक्सरसाइज जो होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। अंजोरा के इस पशुधन केंद्र में कदम रखते ही चारों ओर सैकड़ों गायें, खेलते कूदते बछड़े दिखाई देते हैं। एक सुसंगठित व्यवस्था जो इस पूरे तंत्र को सहज रूप से संचालित करती है। यहाँ सिर्फ पशुपालन नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रबंधन प्रणाली देखने को मिलती है। इतनी बड़ी संख्या में गायों और बछड़ों के बीच पहचान और देखभाल आसान नहीं होता, लेकिन अंजोरा में इसे बेहद खास तरीके से संभव बनाया गया है। हर बछड़े को एक विशिष्ट नंबर दिया गया है, एक पहचान जो उसे उसकी मां से जोड़ती है, और यही इस जगह की सबसे दिलचस्प खासियत है। जब किसी बछड़े का नंबर पुकारा जाता है, मान लीजिए 51, तो वही बछड़ा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उसके लिए गेट खोल दिया जाता है और वह बिना किसी भ्रम के सीधे अपनी मां के पास पहुंच जाता है। यह दृश्य केवल प्रशिक्षण का नहीं बल्कि एक मजबूत व्यवस्था और समझदारी भरे प्रबंधन का प्रतीक है। 72, 772। आजा 51, 51, 51। आजा 51। आजा 52, 52, 52, 52। सुबह मन आथन जानवर मन बर चारा दाना डालथन। पहले दाना डाले के बाद ओखर गाय के नंबर और उसके बछड़ा के नंबर ला बुलाथन। फिर ओखर बाद दूध दुहे काम चालू होते। दूध दुहे के बाद दूध इकट्ठा होते, ओखर बाद अपन जानवर ला चराए बर छोड़ देथन। ये दिनचर्या हमारे डेली के रथे। ओकर बाद ये जानवर के देखथन, कोई बीमार है कोई कुछ है का, और गाभिन जानवर ला अलग रखथन, ओकरो देखथन देख रेख कैसे स्थिति है का है। और जैसे जानवर बीमार रहते तो अधिकारी सूचना देथन तुरंत। संगवारी हो बेरा हो गए मनोरंजन के, तो आवो संगवारी हो छत्तीसगढ़ के गीत संगीत ला तको जानीन हमारे ये कार्यक्रम के माध्यम से। ले दूँ थोकिन रही जा, पैसा कौड़ी आन दे। जौने कहिबे वैसन ले दूँ थोकिन दम धरानी। लेबर बोल होता पैसा नहीं कहिबे, जाना तो तोर कहानी। जौने कहिबे वैसन ले दूँ थोकिन दम धरानी। लेबर बोल होता पैसा नहीं कहिबे, जाना तो तोर कहानी। गहना लुगरा काहत रही
संगवारी हो अलग अलग प्रकार के योजना के बारे में बताथन और बहुत से किसान मन योजना के लाभ लेते हुए आत्मनिर्भर तको बने हैं। एला कथे आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। तो संगवारी हो अवैया दरी फिर एक सरकारी योजना के बारे में आप मन ला बताबो। तब तक नमस्कार।